बीरबल और वो दीवार जो हर बात सुनती थी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके लाल पत्थर पर पड़ती तो लगता मानो किला सोने से नहा उठा हो। बाहर से सब कुछ शांत और भव्य था, लेकिन किले की दीवारों के भीतर मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी कई हफ्तों से बढ़ रही थी। दरबार में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अकबर को हवा में एक साजिश की गंध आ रही थी। उनके वफादार जासूसों ने कुछ फुसफुसाहटों, कुछ गुमनाम खतों और कुछ अमीरों के बदलते व्यवहार की सूचना दी थी। कोई था जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, कोई था जो तख्त-ए-ताउस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। लेकिन वो कौन था? शक की सुई कई लोगों पर घूम रही थी, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर हाथ डालना सल्तनत में बगावत की आग भड़काने जैसा था। एक रात जब चांदनी रात ने किले को अपनी आगोश में ले लिया था, अकबर अपने खास महल दीवाने खास में अकेले टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। तभी उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मित्र बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों ने शहंशाह की परेशानी को एक पल में भांप लिया। जहांपनाह, आप इस वक्त अकेले हैं और इतने चिंतित? क्या बात है जिसने आलमपनाह की नींद उड़ा दी है? बीरबल ने अदब से झुककर पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, तुम सही कहते हो। मेरा मन अशांत है। मुझे लगता है मेरे अपने ही दरबार में, मेरे ही साये में मेरे खिलाफ एक जहरीला नाग पल रहा है। कोई है जो मेरी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कौन है। हर चेहरा दोस्त लगता है, पर हर मुस्कान के पीछे खंजर छिपा हो सकता है। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। हुजूर, आपका शक निराधार नहीं है। सत्ता का सूरज जब बुलंदी पर होता है तो कई चमगादड़ उसकी रोशनी से जलकर उसे निगल जाने का ख्वाब देखते हैं। सीधे तौर पर जांच करने से षड्यंत्रकारी और भी सावधान हो जाएंगे और सबूत मिटा देंगे। तो फिर हम क्या करें? बीरबल, अकबर ने हताशा से पूछा। क्या हम इंतजार करें कि वो नाग अपना फन उठाए और हमें डस ले? बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक उभरी। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, हुजूर, हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें मछली खुद चलकर आए। हमें उन्हें बोलने पर मजबूर करना होगा, ऐसी जगह पर जहां उन्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हर एक शब्द हम तक पहुंचे। यह कैसे मुमकिन है? बीरबल, अकबर ने उलझन से पूछा। क्या हम हर अमीर के पीछे जासूस लगा दें? यह तो नामुमकिन है। नहीं जहांपनाह, बीरबल मुस्कुराए। हम जासूस नहीं लगाएंगे। हम एक दीवार बनाएंगे। एक ऐसी दीवार जो हर बात सुनती हो। अकबर हैरान रह गए। दीवार? बीरबल, यह पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। एक बेजान दीवार कैसे सुन सकती है? बीरबल ने अपनी योजना विस्तार से बतानी शुरू की। हुजूर, हम किले के एक सुनसान हिस्से में, शाही बाग के पीछे, एक नई दीवार का निर्माण करवाएंगे। हम पूरे दरबार में यह खबर फैलाएंगे कि यह कोई आम दीवार नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी दीवार है। एक पहुंचे हुए फकीर ने इसे ऐसी सिद्धियों से बनाया है कि इसके पास जो भी सच या झूठ बोला जाता है, यह उसे सोख लेती है और रात के अंधेरे में उन आवाजों को दोहराती है जिन्हें केवल खास मंत्र जानने वाला ही सुन सकता है। अकबर अब भी संशय में थे। लोग इस पर यकीन क्यों करेंगे? वे इसे तुम्हारा एक और मजाक समझेंगे। यकीन दिलाने का काम मेरा है, हुजूर, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा।
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर और अपराध बोध होता है। जब दरबारियों को पता चलेगा कि एक ऐसी जगह है जहां उनके राज खुल सकते हैं, तो जिनके मन में चोर होगा वे सबसे पहले बेचैन होंगे। वे या तो उस दीवार को परखने की कोशिश करेंगे या उससे दूर भागेंगे, या फिर घबराहट में एक दूसरे से बात करते हुए कोई न कोई गलती जरूर करेंगे। हमें बस उनकी गलतियों का इंतजार करना है। अकबर को योजना दिलचस्प लगी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। अगले ही दिन शाही बाग के पीछे के वीरान हिस्से में निर्माण कार्य शुरू हो गया। पूरे दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई कि बीरबल एक न्याय की दीवार बनवा रहे हैं। कारीगरों को खास हिदायतें दी गई थीं। बीरबल ने खुद अपनी देखरेख में कुछ भरोसेमंद वास्तुकारों और कारीगरों से उस दीवार का निर्माण करवाया। दीवार बाहर से देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी बनावट असाधारण थी। उसके अंदर पतले और खोखले मिट्टी के पाइपों, ध्वनिकाओं का एक जटिल जाल बिछाया गया था। ये पाइप दीवार के एक सिरे से शुरू होकर दीवार के अंदर ही अंदर घूमते हुए नीचे जमीन के रास्ते एक छोटे से तहखाने तक जाते थे, जो दीवार से लगभग 50 गज की दूरी पर एक पुराने पेड़ के खोखले तने के नीचे बनाया गया था। उस तहखाने में बैठने की गुप्त जगह थी। दीवार के पास फुसफुसाकर कही गई कोई भी बात इन पाइपों के जरिए सीधी उस तहखाने में बैठे व्यक्ति तक साफ साफ पहुंच सकती थी। यह ध्वनि विज्ञान का एक सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत था, जिसे बीरबल ने जादू का नाम दिया था। निर्माण पूरा होने पर दीवार को पुराने और रहस्यमयी दिखाने के लिए उस पर कुछ अजीब से चिन्ह भी उकेरे गए। एक दिन अकबर ने विशेष दरबार लगाया। सभी अमीर, सेनापति और मंत्री मौजूद थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और गंभीर स्वर में घोषणा की, मेरे अजीज दरबारियों, आज हम आपको सल्तनत की एक नई अजूबी चीज से मिलवाना चाहते हैं। हमारे सलाहकार बीरबल ने एक दीवार-ए इंसाफ का निर्माण करवाया है। यह दीवार चमत्कारी है। यह सत्य और असत्य के बीच का भेद जानती है। इसके कानों से कोई राज छिपा नहीं रह सकता। हम चाहते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हुई हो या कोई अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो, तो वह उस दीवार के पास जाकर अपनी बात कह सकता है। यदि कोई स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करेगा, तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग इसे बीरबल का मजाक समझकर मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। साजिश करने वालों के गुट में भी खलबली मच गई। उस गुट का सरगना था सेनापति विक्रम सिंह, एक महत्वाकांक्षी और क्रूर योद्धा। उसके साथ था खजांची, कोषाध्यक्ष धनंजय, जो दौलत का भूखा था, और एक असंतुष्ट अमीर, राय बहादुर मंसूर, जिसे लगता था कि शहंशाह ने उसकी काबिलियत को नजरअंदाज किया है। दरबार के बाद तीनों गुप्त रूप से मिले। यह बीरबल की नई चाल है, विक्रम सिंह ने घृणा से कहा। वह हमें डराना चाहता है। एक पत्थर की दीवार भला कैसे सुन सकती है? लेकिन सेनापति जी, धनंजय ने घबराते हुए कहा, बीरबल की कोई भी चाल साधारण नहीं होती। कहीं इसमें कोई सच्चाई हुई तो? अरे नहीं, राय बहादुर मंसूर हंसा। यह लोगों के मन का वहम परखने का तरीका है। हम शांत रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन बीरबल जानते थे कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। उन्हें दीवार की शक्ति का प्रमाण देना था। बीरबल ने अपने एक जासूस के जरिए पता लगाया था कि शाही खजाने से एक छोटा मोटा मुंशी रामलाल अक्सर छोटी मोटी चीजें चुराता था। हाल ही में उसने कुछ कीमती मोतियों की चोरी की थी। बीरबल ने रामलाल को बुलवाया और कहा, रामलाल, हमें पता है कि तुम परेशान हो। जाओ, दीवार-ए इंसाफ के पास जाकर अपने दिल की बात कहो,
तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और शहंशाह तुम पर रहम करेंगे। रामलाल डर गया। उसे लगा कि बीरबल को सब पता चल गया है। वह कांपते हुए दीवार के पास गया। चारों तरफ देखकर जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह दीवार से सटकर फुसफुसाया, हे दीवार, मुझे माफ कर देना। मैंने ही शाही खजाने से मोतियों की माला चुराई थी। मैं लालच में अंधा हो गया था। तहखाने में बैठे बीरबल के दो सबसे भरोसेमंद लेखक यह सब सुन रहे थे और शब्दशः लिख रहे थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, दीवार-ए-इंसाफ ने अपनी पहली सुनवाई कर ली है। उन्होंने रामलाल का नाम लिया और अक्षरशः वही शब्द दोहरा दिए जो रामलाल ने दीवार से कहे थे। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत अकबर के कदमों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। यह घटना जंगल की आग की तरह फैली। अब दरबारियों के मन में खौफ बैठ गया। जो लोग पहले हंस रहे थे अब वे भी उस दीवार के पास से गुजरते हुए डरने लगे। लोगों ने एक दूसरे से फुसफुसाना बंद कर दिया। हर किसी को शक होने लगा कि कहीं कोई उनकी बात सुनकर उस दीवार को न बता दे। षड्यंत्रकारियों का गुट अब बुरी तरह घबरा गया था। उनकी योजनाएं रुकी पड़ी थीं। वे आपस में मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। हमें कुछ करना होगा, एक रात विक्रम सिंह ने अंधेरे में अपने साथियों से कहा। इस दीवार का रहस्य जानना जरूरी है। अगर यह सच में सुनती है तो हम सब मारे जाएंगे। तो क्या करें? धनंजय ने पूछा। हम दीवार को परखेंगे, विक्रम सिंह ने कहा। कल मैं दीवार के पास जाऊंगा और एक झूठी कहानी सुनाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैंने बगावत का इरादा छोड़ दिया है। अगर बीरबल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो समझ लेना कि यह सब ढोंग है। अगले दिन विक्रम सिंह दीवार के पास गया और जोर जोर से बोलने लगा, हे चमत्कारी दीवार, मैं गुमराह हो गया था, लेकिन अब मैं शहंशाह का वफादार हूं। मेरे मन में अब कोई खोट नहीं है। तहखाने में बैठे लेखकों ने यह भी लिख लिया। बीरबल ने जब यह पढ़ा तो वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे विक्रम सिंह का शक यकीन में बदल गया। उसने अपने साथियों को बताया, मैंने कहा था न, यह सब बीरबल का नाटक है। दीवार कुछ नहीं सुनती। उसने उस मुंशी को पहले से ही डरा धमका कर सच उगलवा लिया होगा और नाम दीवार का लगा दिया। अब कोई खतरा नहीं है। अब वे पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल की चाल को मात दे दी है। बीरबल यही तो चाहते थे। उन्होंने चारे को सही वक्त पर खींच लिया था। एक रात अमावस्या का घना अंधेरा था। विक्रम सिंह, धनंजय और राय बहादुर मंसूर को लगा कि अब अपनी अंतिम योजना पर बात करने का यही सही समय है। उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। कहाँ मिले? धनंजय ने पूछा। हर दीवार के कान हो सकते हैं। तभी विक्रम सिंह के शैतानी दिमाग में एक विचार आया। वह हंसते हुए बोला, सबसे सुरक्षित जगह वही है जिस पर सबको सबसे ज्यादा शक हो। हम उसी चमत्कारी दीवार के पास मिलेंगे। आधी रात को वहां कौन आएगा? और अगर कोई आ भी गया तो हम कह देंगे कि हम तो दीवार की परिक्रमा करने आए थे। इससे मजेदार और क्या होगा कि हम अकबर के खिलाफ साजिश उसी दीवार के नीचे रचें जिसे उसने हमारी साजिश पकड़ने के लिए बनवाया है। यह विचार सबको पसंद आया। वे अपनी चालाकी पर खुद ही गर्व महसूस कर रहे थे। आधी रात को जब पूरा किला सो रहा था, वे तीनों उस दीवार के पास पहुंचे। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वे दीवार से सटकर बैठ गए और फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि उनकी फुसफुसाहट कुछ फीट दूर तक भी नहीं जाएगी।
तो योजना पक्की है, विक्रम सिंह ने कहा। अगले हफ्ते जब शहंशाह शिकार के लिए जंगल जाएंगे तो हम रास्ते में उन पर हमला कर देंगे। मेरे सैनिक तैयार हैं। हम इसे डाकुओं का हमला बता देंगे। और तख्त का क्या होगा? राय बहादुर मंसूर ने पूछा। तख्त पर शहजादा सलीम को बिठाएंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम के बादशाह होंगे। असली हुकूमत हम तीनों के हाथ में होगी, विक्रम सिंह ने जवाब दिया। और शाही खजाना? धनंजय ने अपनी असल दिलचस्पी दिखाई। खजाना हम तीनों में बराबर बंटेगा, विक्रम सिंह ने वादा किया। वे लगभग 1 घंटे तक अपनी पूरी योजना एक एक बारीकी पर बात करते रहे। कौन क्या करेगा, हमले के बाद क्या कहा जाएगा, किस किस को रास्ते से हटाना है, सब कुछ तय हो गया। उन्हें क्या पता था कि उनकी हर एक फुसफुसाहट दीवार के अंदर की ध्वनिलिकाओं से होकर सीधे उस गुप्त तहखाने में पहुंच रही थी, जहां बीरबल अपने 2 सबसे तेज लेखकों के साथ बैठे थे और हर शब्द को कागज पर उतार रहे थे। जब साजिशकर्ता अपनी योजना बनाकर चले गए तो बीरबल के हाथ में उनकी पूरी बातचीत का कच्चा चिट्ठा था। उनके पास अब सबूतों का पहाड़ था। अगली सुबह बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। अकबर चिंतित थे कि अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, दीवार ने कल रात बहुत कुछ सुना है। उन्होंने वो सारे दस्तावेज अकबर के सामने रख दिए। अकबर ने जब उन्हें पढ़ा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जिन लोगों पर वह भरोसा करते थे वही उनकी जान और तख्त के दुश्मन निकले। विक्रम सिंह, जिसे उन्होंने अपनी सेना की कमान सौंपी थी, वही उनकी हत्या की योजना बना रहा था। इन गद्दारों की यह मजाल अकबर दहाड़े। अभी इसी वक्त इन्हें गिरफ्तार करो। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। इन्हें ऐसे नहीं बल्कि भरे दरबार में बेनकाब किया जाएगा, ताकि पूरी सल्तनत देखे कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। उसी दिन एक बार फिर विशेष दरबार लगाया गया। विक्रम सिंह, धनंजय और राय बहादुर मंसूर भी वहां मौजूद थे, इस बात से अनजान कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। उन्होंने विक्रम सिंह की ओर देखा। सेनापति, सल्तनत में सब खैरियत तो है? जी जहांपनाह, आपकी छत्रछाया में सब अमन चैन है, विक्रम सिंह ने झुककर कहा। अच्छा, अकबर मुस्कुराए। हमें खबर मिली है कि कुछ लोग हमारी जान के प्यासे हैं। कुछ लोग शिकार का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? विक्रम सिंह ने हकलाते हुए कहा। कौन है वो गद्दार? हम अभी उसकी गर्दन उड़ा देंगे। गर्दन तो उड़ेगी, सेनापति, अकबर ने कहा। लेकिन पहले गुनाह तो साबित हो जाए। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल ने आगे बढ़कर उन तीनों की ओर इशारा किया। जहांपनाह, यही हैं वो 3 गद्दार। तीनों एक साथ चिल्लाए, यह झूठ है, सरासर झूठ। बीरबल हमसे निजी दुश्मनी निकाल रहा है। हमारे खिलाफ कोई सबूत है? सबूत? बीरबल मुस्कुराए। सबूत तो खुद गवाह बनकर आया है। उन्होंने अपने उन 2 लेखकों को दरबार में पेश किया। बीरबल ने कहा, ये वो कान हैं जिन्होंने दीवार के जरिए तुम्हारी बातें सुनी हैं। फिर एक लेखक ने पढ़ना शुरू किया। उसने अक्षरशः वही बातें दोहरानी शुरू कर दीं जो उन तीनों ने पिछली रात दीवार के पास की थीं। वह न केवल उनके शब्द बल्कि उनके बोलने का अंदाज, उनकी फुसफुसाहट, सब कुछ बता रहा था। जैसे जैसे लेखक पढ़ता गया, विक्रम सिंह, धनंजय और मंसूर के चेहरे सफेद पड़ते गए। उनके पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा जैसे वो दीवार खुद दरबार में आकर बोल रही हो।
जब लेखक ने उनकी पूरी बातचीत पढ़कर सुनाई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों गद्दार पत्थर के बुत बन चुके थे। उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उनका अपराध सबके सामने था। अकबर ने गरजकर हुक्म दिया, ले जाओ इन गद्दारों को और कैदखाने में डाल दो। कल सूरज उगते ही इन्हें आगरा के मुख्य चौराहे पर सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी सल्तनत से गद्दारी करने की हिम्मत न कर सके। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी कोई साजिश नहीं पनपी। दीवार-ए-इंसाफ का खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो अकबर और बीरबल उसी दीवार के पास टहल रहे थे। अकबर ने दीवार को छूते हुए कहा, बीरबल, आज मैं मानता हूं कि यह दीवार वाकई चमत्कारी है। इसने सल्तनत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन मुझे इसका रहस्य बताओ। क्या इसमें सच में कोई दैवीय शक्ति है? बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। हुजूर, इसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है। यह तो केवल खोखली ईंटों और मिट्टी के पाइपों का कमाल है। असली चमत्कार तो इंसान के मन में बसे डर और अपराध बोध में होता है। यह दीवार कभी नहीं सुनती थी, जहांपना। यह तो इन गद्दारों का घमंड और उनका अपराध बोध था, जो उन्हें यहां खींच लाया और उनसे सब कुछ उगलवा लिया। उन्होंने सोचा कि वे मेरी बनाई दीवार का मजाक उड़ा रहे हैं, पर असल में वे अपने ही बुने जाल में फंस रहे थे। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवारों या चमत्कारों में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ में निहित है। वह दीवार आज भी आगरा के किले के किसी कोने में मौजूद हो या न हो, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और सुनने वाली दीवार की यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई, जो यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी अदालत उसका अपना ज़मीर होता है और सबसे बड़ा जासूस उसका अपना डर।